हेलो फ्रेंड्स, कैवले पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी प्रार्थना हम माँ भारती से करते हैं। आप सभी संवैधानिक विकास की श्रृंखला में बहुत सारे चार्टर एक्ट पढ़ चुके हैं। आज का हमारा चार्टर एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा भेजे गए चार्टर एक्ट की श्रृंखला में ये सबसे अंतिम चार्टर एक्ट होता है। मतलब कि ब्रिटिश सरकार अब तैयारी कर चुकी है कंपनी के शासन को समाप्त करने की। कंपनी को बार बार में ये निर्देश देती है कि अगर कंपनी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भारत में शासन करने के लिए करती है तो क्या किया जाएगा, अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अब तक भारत में क्या हो चुका था, अंग्रेजी शिक्षा का थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हो चुका था। अंग्रेजी शिक्षा की वजह से भारत के बहुत उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा, वहाँ की कला संस्कृति साहित्य को जाना, ज्ञान विज्ञान को जाना, और इससे क्या हुआ, भारतीयों में जागरूकता का नवीन विकास हुआ। जिससे क्या होगा, भारत में 1852 में क्या होगा, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होगी। ठीक है, अब इन दोनों संस्थाओं के द्वारा काफ़ी याचिकाएं ब्रिटिश सरकार को भेजी जाती है। जो सरकारी नीतियां हैं उनके लिए भारत की ओर से क्या देते थे, बहुत सारे सुझाव देते थे। भारतीय जनता की समस्याओं को ये ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। ठीक है ना। अब ऐसी एसोसिएशन, ऐसे संस्थाओं का जब निर्माण हो जाता है तो समझ लीजिए कि भारत में जागरूकता अब धीरे धीरे आने लगी है, राजनीतिक जागरूकता भारतीयों में आने लगी है। ठीक है ना। अब भारतीयों के द्वारा भी कंपनी के शासन को समाप्त करने की बार बार मांग की जा रही थी। ठीक है। अब इस चार्टर एक्ट में डलहौजी की जो नीतियां होंगी, लॉर्ड डलहौजी इस चार्टर एक्ट के समय गवर्नर जनरल बनकर के भारत में रहते हैं। ठीक है। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनकी नीतियां भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। किसमें, इस 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है। इनकी नीतियों की वजह से ही 1857 का विद्रोह भारत में होता है। ठीक है ना। अब ये चार्टर एक्ट किसकी रिपोर्ट के आधार पर आता है, तो ये 1852 में एक सिलेक्ट कमेटी गठित की जाती है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1853 का चार्टर एक्ट भारत में आता है। ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताओं पर हम दृष्टि डालते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली बात तो ये कौन सा था, ये ब्रिटिश कालीन इतिहास में सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। क्योंकि अंतिम चार्टर एक्ट इसलिए था क्योंकि इसके बाद में जो शासन होगा वो किसका शासन होगा, ब्रिटिश महारानी का शासन होगा। वो सीधे ही अब जो अधिनियम बन करके आएंगे वो आएंगे भारत सरकार अधिनियम। ठीक है ना। भारत सरकार अब कौन बन जाएगी, ब्रिटिश महारानी बन जाएगी। 1858 के एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए जब ये चार्टर एक्ट भारत में आया तो एक बात क्लियर कर दी गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, कि क्या किया जाएगा कि भारतीयों द्वारा लगातार कंपनी के शासन की समाप्ति के मांग के कारण कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया था। मतलब अब 20 वर्षों के लिए जो बार बार बढ़ाया जा रहा था, अब 20 वर्षों के लिए वो समय नहीं दिया गया। अब क्या किया गया, अनिश्चित काल के लिए दिया गया कि कभी भी अब कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए ब्रिटिश सरकार को एक अधिकार मिल गया। क्या अधिकार मिला, कंपनी के शासन को वो किसी भी समय अब क्या कर सकती थी, समाप्त कर सकती थी। ठीक है। आपको इतना समझ में आया। अब क्या होगा, कंपनी के शासन को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है तो अपने आप ही डायरेक्टरों के जो अधिकार थे उन्हें भी क्या किया जाएगा, धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। इसलिए क्या किया गया, नियुक्तियों के संबंध में अब डायरेक्टरों से इनके अधिकार छीन लिए गए। ये काफ़ी मतलब कि कंपनी के अंदर भी काफ़ी लोगों की क्या करते थे, नियुक्ति करते थे। तो इन नियुक्तियों का अधिकार भी इनसे छीन लिया गया। और जो भारत में इनका संरक्षण था कई प्रांतों पर, तो वो संरक्षण भी इनका क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो नियुक्तियों के संबंध में कंपनी के डायरेक्टरों का क्या कर दिया गया था, जो संरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया, अब जो नियुक्तियाँ होंगी, जो कंपनी के अंदर सरकारी पद थे, अब वो क्या होगी, अब सीधी भर्ती के बजाय क्या होगी, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात कही गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के समय, उस समय तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने ही तो क्या किया था, विरोध किया था। उसी वजह से वो कार्य नहीं हो पाया था। परंतु 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत में राजनीतिक जागरूकता, प्रशासनिक जागरूकता होने की वजह से क्या किया गया,
सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने 1854 में की थी। ये जो समिति थी, इस समिति ने भारत में प्रतियोगिता परीक्षाओं को आयोजित कराने का क्या किया गया, जिम्मा अपने हाथ में लिया था। ठीक है ना। लेकिन ये सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी कहाँ? इंग्लैंड में होगी। भारत की बजाय कहाँ होंगी? अब ये प्रतियोगिता परीक्षाएं इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। ठीक है। अब क्या है, अब ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, इसमें भी एक शर्त रखी गई थी कि इसके अंदर आयु सीमा जो होगी वो 18 से 23 वर्ष तक होगी। 18 से 23 वर्ष तक जो आयु सीमा रखी गई है, क्षमता के तौर पर क्या कर दिया जाता था? रिजेक्ट कर दिया जाता था भारतीयों को। ये जो आयु सीमा थी बिल्कुल अव्यवहारिक थी, क्योंकि इसमें भारतीयों को किसी न किसी कारणवश इनके पदों को रोक दिया जाता था, इनकी भर्तियों को रोक दिया जाता था। इस प्रकार पहले जो प्रतियोगिता सिविल सेवा में जाने वाले हमारे पहले भारतीय थे, कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद टैगोर बने थे। ठीक है ना। अब क्या किया गया, पहली बार इस चार्टर एक्ट में एक बात ध्यान देने की है, क्या कि पहली बार इस एक्ट के तहत शक्ति का पृथक्करण किया गया। कौन कौन सी शक्तियों का? कार्यपालिका का, विधायिका से। ठीक है ना। जो गवर्नर था, गवर्नर अब क्या करेगा? गवर्नर अपना प्रशासनिक कार्य करेगा, और विधायिका जो है, विधायिका के लिए इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? एक विधान मंडल का गठन किया गया, एक विधान परिषद का गठन किया गया। अलग से कानून बनाने के लिए विधायिका का निर्माण किया गया था इस चार्टर एक्ट के तहत। इसलिए इस एक्ट के तहत कार्यपालिका का विधायिका से क्या कर दिया गया? पृथक्करण कर दिया गया। संपूर्ण भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य थे। अब इसे किस किस नाम से जाना गया? तो छोटी सी संसद के नाम से जाना गया, क्योंकि ये पूरे भारत के लिए एक सदनीय ही व्यवस्थापिका का गठन भारत में किया गया था। ठीक है ना। जो कि कानून बनाने का काम करेगी। अब इसमें जो 12 सदस्य सिलेक्ट किए गए थे, वो 12 सदस्य कौन कौन होंगे, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वो कौन कौन से 12 सदस्य हैं? तो पहला तो कौन होगा? इसके अंदर 6 सदस्य तो पहले से मनोनीत होंगे। कौन कौन से? एक तो गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल होगा। एक मुख्य सेनापति होगा, और एक काउंसिल के, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसके 4 मेंबर होंगे। एक बात और इस एक्ट के तहत क्लियर कर दी गई थी कि जो काउंसिल के जो 3 सदस्य पहले से थे, चौथा सदस्य 1833 के चार्टर एक्ट के समय जोड़ा गया था। अब उस चौथे सदस्य को क्या था? बैठकों में शामिल होने की तो स्वतंत्रता थी, परंतु मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए उसे आंशिक सदस्य के रूप में काउंसिल में शामिल किया गया था, एक विधि सदस्य के रूप में। अब क्या किया जाएगा? अब भारत के लिए विधान परिषद का गठन हो रहा है, तो विधि सदस्य को क्या कर दिया जाएगा? काउंसिल का पूर्ण सदस्य बना दिया जाएगा, और इस चौथे सदस्य को पूर्णतः काउंसिल में शामिल कर लिया जाएगा। इसे एक पूर्ण सदस्यता दे दी जाएगी। ठीक है ना। तो 4 काउंसिल के सदस्य हो जाएंगे, एक गवर्नर जनरल, एक मुख्य सेनापति, और 6 सभासद या 6 विधायी पार्षद। 6 विधायी पार्षद कहाँ से लिए जाएंगे? तो 4 तो क्या किया गया? 4 प्रतिनिधियों को तो इन्होंने प्रांतों से लिया था। याद रखना, इस चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था भारत के अंदर, कि एक एक क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। ठीक है ना। आज भी हमारे चुनाव प्रणाली में देखी जाती है। ठीक है। तो क्या है? 4 प्रतिनिधि कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे? बंगाल से एक महाराष्ट्र, एक बंगाल से, एक मद्रास से, एक बम्बई से, और एक आगरा, जिसे उस समय पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। अब इस विधान परिषद में 2 न्यायाधीश भी होंगे। 2 न्यायाधीश कहाँ कहाँ के होंगे? एक तो बंगाल का मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक कलकत्ता में जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, उसका एक न्यायाधीश भी इस विधान परिषद में होगा। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है कि विधान परिषद के 12 सदस्य कहाँ कहाँ से कैसे आएंगे। तो इस पूरे 12 सदस्यों का आपको एक बार ही पूरा ढांचा समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब इस तरह से क्या हुआ?
इस तरह से पहली बार भारत के अंदर क्या हुआ था, पहली बार विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। इसलिए सर्वप्रथम भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, अब इस तरह से विधान परिषद का सबसे प्रमुख कार्य क्या हो गया, सबसे प्रमुख कार्य हो गया कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, परंतु इन कानूनों के ऊपर एक बड़ी शक्ति थी, वो थी गवर्नर जनरल की, क्योंकि गवर्नर जनरल इन कानूनों को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल को एक अधिकार मिला हुआ था। वो था कौन सा अधिकार, वीटो का अधिकार। इन कानूनों को अधिनियम बनाने के लिए जीजी की अनुमति आवश्यक थी। ठीक है, इसलिए वो किसी भी ऐसे कानून को या किसी भी ऐसी विधि को गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, वीटो लगा सकता था, मतलब इसे रिजेक्ट कर सकता था, निषेध कर सकता था। उस वीटो को ही हम निषेध का अधिकार या निषेधाधिकार कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी विधि या किसी भी कानून को वो रिजेक्ट कर सकता था। ठीक है ना, गवर्नर जनरल को एक कार्य और सौंपा गया, कौन सा, कि वो जो काउंसिल थी उसका उपाध्यक्ष भी वो स्वयं नियुक्त कर सकता था। ठीक है ना, उपाध्यक्ष को भी वो स्वयं नियुक्त कर सकता था। ऐसी शक्ति भी गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो चौथा सदस्य था, जो कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि काउंसिल के चौथे सदस्य को अब क्या कर दिया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के समय क्या बनाया गया था, 1833 के चार्टर एक्ट के समय उसे क्या बनाया गया था, आंशिक सदस्य बनाया गया था। उसे मतदान का अधिकार नहीं था, बैठकों में शामिल होने का तो अधिकार था, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के तहत क्या कर दिया जाएगा, इस एक्ट के तहत चौथे विधि सदस्य को क्या कर दिया जाएगा, मतदान का अधिकार भी दे दिया जाएगा। ठीक है ना, इस एक्ट के तहत क्या किया गया, और बंगाल के अंदर, चूँकि इससे पहले 1833 के चार्टर एक्ट के समय जो ये बंगाल था, ये बंगाल के अंदर जो गवर्नर जनरल था उसी को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। परंतु अब इस एक्ट के तहत बंगाल के लिए अलग से अब गवर्नर को नियुक्त करने की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई, और जब तक गवर्नर नियुक्त होकर के नहीं आ जाता तब तक के लिए बंगाल में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए एक अस्थायी लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, तो संपूर्ण भारत का कार्य भी देखे तो ऐसा करने वाले तो 1833 के चार्टर एक्ट के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, परंतु जो लॉर्ड डलहौजी इस एक्ट के तहत भारत में आते हैं तो क्या होते हैं, वो बिना किसी अतिरिक्त भार के गवर्नर जनरल भारत के बनते हैं। अब क्या किया गया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि निर्देशक मंडल जो हाँ कंपनी का, उसकी सदस्य संख्या स्टार्टिंग से ही 24 रखी गई थी। ठीक है ना, तो अब इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया, और उसकी संख्या ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दी, 18 कर दी, जिनमें से भी 6 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा, क्राउन करेगा, ब्रिटेन की साम्राज्ञी करेंगी। ठीक है, इन 6 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा, अब ब्रिटिश क्राउन करेगा। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जब भी कोई मीटिंग होगी तो उसमें क्या होगा, जो गणपूर्ति होगी इसमें 10 सदस्यों की रखी गई थी, मतलब कि 10 सदस्य तो उसमें सम्मिलित होना आवश्यक है। ठीक है ना, भारत में क्या किया गया था, भू क्षेत्रों का विस्तार काफ़ी बढ़ जाने के कारण इस एक्ट के द्वारा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। कौन कौन से, एक तो सिंध का और एक पंजाब का। ठीक है ना, अब इन दोनों प्रांतों का गठन किया गया है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकता है, अब नई प्रेसिडेंसियां बना सकता है कोई भी, और पुरानी प्रेसिडेंसियों की सीमाओं में भी अब वो क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। याद रखना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम होगा ये सिर्फ 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही है, इसके पश्चात नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या किया गया था, 1859 में नवगठित पंजाब के संबंध में इस अधिकार का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, हालांकि 1858 के चार्टर एक्ट के बाद में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई कार्य ही नहीं रह जाता, परंतु फिर भी 1853 के चार्टर एक्ट के समय इस कार्य को करने के लिए डायरेक्टर्स से कहा जाता है, इसलिए ये प्रावधान 1859 में पंजाब के संबंध में किया गया था। ठीक है ना, अब इस एक्ट के तहत
एक कार्य इंग्लैंड में वो किया गया था विधि आयोग पर, ठीक है, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के समय भारत में जो विधि आयोग बना था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, तो उस विधि आयोग की समीक्षा के लिए, उस विधि आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, क्योंकि अब क्या है 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग का निर्माण हुआ था, परंतु इस चार्टर एक्ट तक आते आते उस विधि आयोग का कार्य क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। अब क्या है, उस विधि आयोग की रिपोर्ट पर, उस विधि आयोग की रिपोर्ट पर क्या करना था, अब निरीक्षण करना था, नया कानून बनाना था, इसकी रिपोर्ट की समीक्षा करनी थी। तो इंग्लैंड में इसके लिए एक विधि आयोग का निर्माण किया गया था। इस विधि आयोग के निर्माण को करने के पीछे एक बस सबसे बड़ा कारण यही था, जो भारत में विधि आयोग का गठन किया गया था, उस रिपोर्ट के आधार पर नए कानूनों का निर्माण करना, ठीक है। अब क्या है, हम लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी इस समय क्या बनकर के आए थे, गवर्नर जनरल भारत में बनकर के आते हैं, तो इनकी काफ़ी नीतियाँ इस चार्टर एक्ट को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी किस प्रकार के थे, लॉर्ड डलहौजी थे साम्राज्यवादी प्रकार के। किस प्रकार के थे वो, साम्राज्यवादी प्रकार के थे, ठीक है ना। साम्राज्यवाद के बहुत ज़्यादा समर्थक थे कौन, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ये जाने जाते हैं अपनी हड़प नीति की वजह से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति की वजह से ये ज़्यादा भारत में प्रसिद्ध हैं, जिसे आप गोद निषेध की नीति भी कहते हैं। ये तो क्या है, लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध की नीति थी वो क्या थी, विलय की नीति थी। ये स्वभाव से कैसे थे, इनकी प्रवृत्ति कैसी थी, साम्राज्यवादी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने हड़प नीति, गोद निषेध नीति को अपनाया। इसके तहत कोई भी राज्य, अगर किसी भी राज्य में किसी राजा के अगर उत्तराधिकारी नहीं होते थे, स्वयं के खुद के पुत्र नहीं होने पर इन्होंने क्या कर दिया था कि दूसरे के पुत्र को गोद लेने का इन्होंने निषेध कर दिया था कि आप क्या करेंगे, अगर आपका पुत्र गद्दी पर नहीं बैठ सकता है, आपका पुत्र नहीं है अगर, तो आप किसी और के पुत्र को गोद लेकर के गद्दी पर नहीं बिठा सकते हैं। अगर आपका पुत्र नहीं है तो क्या कर लिया जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य में आपके क्षेत्र को हम मिला लेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करने का काम किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में किया था। मतलब कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकता का काम, एकीकरण का काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण, ठीक है ना। इन्होंने किया था। इसी तरह से साम्राज्यवादी विस्तार की नीति में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति है, गोद निषेध की नीति है, इसी के तहत झांसी जो आपने लक्ष्मीबाई के पुत्र नहीं होने की वजह से इन्होंने क्या किया था, एक आनंद राव नामक बालक को गोद लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हम आपके राज्य को क्या नहीं मानेंगे, हम आपके राज्य को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि आपका स्वयं का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब इसके तहत इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अंदर मिला लिया था, जैसे सतारा थे, नागपुर थे, झांसी थे, जेतपुर, बुंदेलखंड, संबलपुर थे और करौली था। अवध को तो इन्होंने, अवध में तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी, गोद लेने वाली या दत्तक पुत्र वाली कोई बात भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने अवध को कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अब क्या किया इन्होंने, बहुत सारी जो लॉर्ड डलहौजी ने उपाधियाँ जो थी, पेंशन जो थे, इन सभी को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। इस वजह से वहाँ पर भी क्या हो गया था, विद्रोह की भावना क्रांतिकारियों में जगने लगी थी और 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम बहुत सारे डलहौजी के सैनिक सुधारों को पढ़ेंगे और शासन के अंदर भी काफ़ी सुधार करते हैं। जैसे इन्होंने शासन का केंद्रीकरण करने के लिए बर्मा, पंजाब, मध्य प्रांत, अवध, इन सभी को क्या किया, विनियमन विहीन व्यवस्था के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, कमिश्नरों और जिला अधिकारियों की नियुक्ति की। इसका मतलब क्या है, विनियम विहीन व्यवस्था, ये क्या था, जो इन प्रदेशों के अंदर जो बर्मा, पंजाब, मध्य प्रांत, अवध थे, इनके अंदर इन्होंने क्या किया,
कि कोई भी बिना किसी नियम विनियम के ऐसी व्यवस्था प्रचलित की जिसकी वजह से इन क्षेत्रों पर क्या किया जा सकता है, इन क्षेत्रों पर शासन किया जा सकता था। इसके लिए इन्होंने कमिश्नरों की, जो ब्रिटिश सरकार के जो कमिश्नर थे, जिला अधिकारी थे, उनको यहाँ पर नियुक्त कर दिया था। अब इन्होंने कुछ जागीरें ऐसी थी जो भूमि कर रहित थी, ठीक है ना, जहाँ पर टैक्स नहीं लिया जाता था। ऐसी जागीरों के लिए इन्होंने 1852 में इनाम कमीशन का गठन किया था, ठीक है ना। अब क्या है, अब काफ़ी कुछ सैनिक सुधार भी किए गए। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सर्वप्रथम क्या किया गया, एक सैनिक मुख्यालय की भी स्थापना की गई थी। सबसे पहले सैनिक मुख्यालय की भी स्थापना किसके समय में होती है, तो ये सैनिक मुख्यालय की स्थापना भी किसके समय में होती है, लॉर्ड डलहौजी के समय होती है। अब शिक्षा के संबंध में भी लॉर्ड डलहौजी के समय में काफ़ी कार्य होते हैं। जैसे 1854 में वुड डिस्पैच आया था, वुड घोषणा पत्र आया था। इसके तहत क्या किया गया, वुड डिस्पैच के तहत प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और शिक्षा विभाग का जो प्रधान होगा उसके लिए एक डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया था। तो याद रखना, शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड डलहौजी के समय में एक कार्य किया गया था 1854 में, वो था वुड घोषणा पत्र, जिसके तहत प्रत्येक प्रांत के लिए एक शिक्षा विभाग क्या है, खोला गया और उस शिक्षा विभाग का क्या होगा, एक एक क्या होगा, डायरेक्टर नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। अब अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के लिए एंग्लो वर्नाक्यूलर विद्यालय भी खोले गए थे और गाँव के अंदर प्रादेशिक भाषाओं के विद्यालय भी भारत में खोले गए थे, ठीक है ना। वुड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर क्या किया गया था, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने के सुझाव भी लॉर्ड डलहौजी ने दिए थे, ठीक है ना, वुड घोषणा पत्र के तहत, ठीक है ना। अभी क्या है, 1857 के अधिनियम के अनुसार काफ़ी स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित हो भी चुके थे। अब इनके कुछ अलग से सुधार देख लेते हैं भारत के अंदर, जिसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। जैसे भारत में रेलगाड़ियों का प्रचलन, रेलवे का प्रचलन। भारत में रेलवे का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली जो बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर की जो रेलगाड़ी, प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी 16 अप्रैल 1853 में। इसलिए भारत में रेलवे का जनक किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसी तरह भारत में 1853 में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक, प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक भी शुरू की गई थी। किसके द्वारा, तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अब क्या है, भारत में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित किया गया 1854 में। किसने पारित किया था, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने ही पारित किया था। भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1854 में लोक निर्माण विभाग, 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, जिसके तहत इन्होंने बहुत सारे पुलों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। 1854 में ही इन्होंने गंगा नहर को सिंचाई के लिए भी खोल दिया था और ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसे शेषासुरी रोड के नाम से भी जाना जाता है, जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पुनर्निर्मित की गई थी। बाद में इसकी मरम्मत अब कौन करवा रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी करवा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में संस्कृत विभाग की तरफ से जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत में लोक निर्माण, क्या भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना वैसे तो 1854 में हुई थी, परंतु किसने करवाई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाई थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था अभी 2020 के अंदर ही कि जो लोक निर्माण विभाग है भारत में, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने करवाई थी, ठीक है। अब भारत में बहुत सारे बंदरगाहों को विकसित भी किया गया था। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उनको विकसित किया गया था। कहाँ कहाँ पर, कराची, मुंबई और कलकत्ता में,
ठीक है ना। क्या किया गया था? बंदरगाहों को विकसित किया गया था। ठीक है। अब 1853 का चार्टर एक्ट भी डलहौजी के समय में ही पारित हुआ था। इन्होंने सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था की, जिसमें उम्र सीमा 18 से 23 तक इन्होंने रखी थी। ऐसे सिविल सेवा में परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और 1922 में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र कब बनाया गया था भारत में? प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र भारत में इलाहाबाद में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? ये बनाया गया था इलाहाबाद के अंदर। कब बनाया गया था? 1922 में। ठीक है ना। 1922 में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र भारत में बनाया गया था। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आपको मेरा ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।